नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। दोपहर का वो वक्त जब हम बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के सार को लेकर, विश्लेषण को लेकर आपके सामने हम हाजिर होते हैं। आज कुछ 3 बड़ी अपडेट्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। 2 बड़ी अपडेट्स जो लिंक्ड हैं ईरान में जारी युद्ध के साथ, और एक तीसरी अपडेट जो है जर्मनी से, क्योंकि जर्मनी में अब जर्मन जो चांसलर है मर्स, उन्होंने कह दिया है वी विल नो लॉन्गर एक्सेप्ट the excessively high levels of employee sickness absence seen in companies since the COVID pandemic। तो अगर आप जर्मनी में रहते हैं, काम करते हैं, वहां आप बीमार होते हैं और अपनी कंपनी को कहते हैं कि भाई मैं ऑफिस नहीं आ रहा हूं, तो जर्मनी ने एक नया नियम अब लागू कर दिया है कि पहले दिन, जिस दिन आप बीमार पड़ रहे हैं, उसी दिन आपको डॉक्टर का सर्टिफिकेट अपने एम्प्लॉयर को देना होगा, नहीं तो आपको सिक लीव नहीं मिलने वाला, चाहे आप जितने भी बीमार क्यों ना हो। इस पर बहुत बवाल मचा हुआ है, सोशल मीडिया पर बहुत प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। थोड़ी सी इस पर डिटेल बातचीत करेंगे कि आखिर क्यों इस तरह के कदम लिए जा रहे हैं। लेकिन आइए अभी वापस से रुक करते हैं हम पहले खाड़ी युद्ध से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर की। अयतोल्ला अली खामनेई, ईरान के जो दिवंगत सुप्रीम कमांडर है, जिनकी असैसिनेशन हुई 28 फरवरी को, जब इजराइल ने हमला किया ईरान पर और अमेरिका ने भी शुरुआत की ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की। आपको हमने बताया इसके पहले व्लॉग में डिटेल्स कि 4 जुलाई से, यानी कि कल से, उनके अंतिम राजकीय संस्कार के कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। 4 और 5 तारीख को दुनिया भर के तमाम नेता आकर उनको श्रद्धांजलि देंगे तेहरान के ग्रैंड खोमनी मुसल्ला में, और उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को अलग अलग शहरों में एक लंबी यात्रा पर लेकर जाया जाएगा, जहां लोग उनको श्रद्धांजलि दे सकते हैं। 8 जुलाई को इराक के नजफ और करबला, वहां पर भी ये अंतिम संस्कार का जो कारवां है वो वहां से गुजरेगा, और 9 तारीख को मशहद में उनको सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा, उनको दफना दिया जाएगा। वैसे इसके पहले कौम में भी जो है, जो पवित्र शहर है, वहां पे भी प्रार्थना सभा होनी है। इन सब कार्यक्रम के बीच में हालांकि एक नोटेबल एब्सेंटी होंगे जो भीड़ में शामिल नहीं होंगे। वो है उनके बेटे और उनके सक्सेसर मुश्तबा खामनेई। अब मुश्तबा खामनेई, आपको पता है कि वो भी बहुत जख्मी हुए थे उस हमले में, जिसमें अयतोल्ला अली खामनेई, उनकी पत्नी, मुश्तबा की पत्नी और मुश्तबा की छोटी सी बेटी, इन सब की जान भी गई थी, जिनको शहीद का दर्जा दिया गया है। तो मुश्तबा अली खामनेई को लेकर लगातार अटकलें तेज हैं कि क्या वो जिंदा हैं, नहीं है। जैसे बीच में बहुत अटकलें तेज हुई थी कि नेतन्याहू जिंदा हैं, नहीं है। जो वीडियोस आ रहे थे उनको लोग डाइसेक्ट कर रहे थे कि ये तो एआई जनरेटेड वीडियोस लग रहे हैं, ये फेक वीडियोस लग रहे हैं। मुश्तबा के कुछ कुछ बयान सामने आए हैं, उन्होंने कुछ ऑडियो मैसेजेस जारी किए हैं, उन्होंने रिटन मैसेजेस जारी किए हैं, एक आध उनके विजुअल्स जरूर रिलीज किए गए थे, लेकिन उसमें तारीख समझ पाना बड़ा मुश्किल था कि ये कोई फ्रेश वीडियो है या कोई पुराना वीडियो है। और बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स में आई जिसमें कहा गया कि उनको फेशियल सर्जरी करवानी पड़ी है। वो इन कंट्रोल जरूर हैं, लोग जाकर उनसे मिलते हैं कुरियर के तौर पर, बिल्कुल इंडिविजुअल मिलते हैं, उनको बहुत ख्याल रखना पड़ता है सिक्योरिटी के लहजे से कि कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट उनके आसपास ना हो, नहीं तो उसको ट्रेस कर लिया जा सकता है। तो इसीलिए मुश्तबा खामनेई को लेकर लगातार जो है सुरक्षा को बहुत चाक चौबंद रखा जाता है। तो मुश्तबा खामनेई अब इस फ्यूनरल बेरियल प्रोसेस में, कार्यक्रम में वो शामिल नहीं होने वाले हैं, सार्वजनिक रूप से वो नहीं सामने आने वाले हैं। ये बात कही है ईरान के जो कल्चरल रिप्रेजेंटेटिव हैं भारत में, उन्होंने मीडिया कर्मियों को कही जब कल एक विशेष विमान की रवानगी हो रही थी नई दिल्ली से, जिसमें कांग्रेस के सलमान खुर्शीद, पीडीपी के महबूबा मुफ्ती जैसे कुछ और ऐसे इनवाइटीज भी शामिल हैं जिनको तेहरान ने न्योता दिया था यहाँ पर आने के लिए। और जो हमारे ऑफिशियल प्रतिनिधि हैं, यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अता हसनैन, बिहार के राज्यपाल, विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा, वो लोग भी जो है आज अब रवाना होंगे तेहरान के लिए। तो इस जानकारी से एक बात ये भी साफ है कि इजराइल लगातार धमकियां दे रहा है, और इजराइल के जो रक्षा मंत्री हैं एमी कैट्स, उन्होंने अभी हाल में एक बयान दिया, पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि मुश्तबा खामनेई इज मार्क्ड फॉर डेथ, कि वो
जो है हम निश्चित रूप से उनको हम असैसिनेट करेंगे, ठीक जैसे हमने उनके पिता को किया। और इस बयान से ईरान के तमाम नेतृत्व की ओर से बहुत रिएक्शंस आए हैं। सैयद अब्बास अराक्ची ने भी रिएक्शन दिया है और कहा है कि देख लो भाई अमेरिका, अगर आप इसराइल को रिस्ट्रेन नहीं कर सके तो ये जो एमओयू हुआ है हमारे आपके बीच में, जिसको इस्लामाबाद अकॉर्ड कहते हैं, पाकिस्तान उसमें गारंटर है, तो ये तो खत्म है, फिर हम वापस युद्ध की ओर लौटेंगे। और इसीलिए हालांकि वहां पे बहुत हाई सुरक्षा की व्यवस्था की जा रही है तेहरान में, वहां हाई रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे दुनिया भर से। पाकिस्तान की एक बहुत भारी भरकम डेलीगेशन होगी वहां, जिसमें शहबाज शरीफ होंगे प्रधानमंत्री, साथ ही आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, ये तमाम हाई लेवल डेलीगेशन जो वहां पर मौजूद होंगे। पाकिस्तान क्योंकि मुख्य मीडिएटर है, गारंटर है, तो ईरान ने साफ साफ जो है अमेरिका को कह दिया है कि अगर कोई हम लोगों पे निशाना साधा जाता है इन रिचुअल्स के दौरान, हम तो नहीं छोड़ेंगे भाई, फिर ना इसराइल को छोड़ेंगे और हम आप पर भी हमले करेंगे और युद्ध की दोबारा से जो है बहाली हो जाएगी, जो डोनाल्ड ट्रंप कतई नहीं चाहते हैं। इतनी मुश्किल से जो है वो सीज फायर हुआ है। बीच में सैनी एस्केलेशन जरूर हुए, टिट फॉर टैट रिस्पॉन्स भी देखने को मिला हॉर्मूज में, लेकिन उसमें भी ईरानियंस ने सिखा दिया अमेरिका को कि तुम अगर हमें एक बार ठोकोगे तो हम तुम्हें 1.5 गुना ज्यादा या 2 गुना ज्यादा ठोकेंगे। ये बिल्कुल मिलिट्री रेस्पॉन्स वाली जो है भाषा इस वक्त बोली जा रही है। और इस दौरान आपको ये बता दें कि ये चिंताएं सिक्योरिटी की इसलिए भी बढ़ जाती है, न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल आई है और ये आर्टिकल जरूर पढ़िएगा, इस आर्टिकल का लिंक भी होगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये एक फ्री गिफ्ट आर्टिकल है, तो इसीलिए इसको जो है आप एक्सेस कर सकते हैं, इसमें दिक्कत आपको नहीं होगी। अब इस आर्टिकल में जिसको लिखा है जूलियन ईबांस और फरनास फसीही ने, इसमें बातें लिखी गई हैं कि किस तरीके से जब ईरान का जो प्रतिनिधि मंडल इस्लामाबाद टॉक्स के लिए जा रहा था, इस्लामाबाद पहली दौर की बातचीत हुई थी, जेडी वैंस उसमें नेतृत्व कर रहे थे, अमेरिका के उपराष्ट्रपति, और ईरान की तरफ से सैयद अब्बास अराक्ची और गालिबाफ गए हुए थे। इजराइल ये साजिश रच रहा था कि कैसे इन दोनों टॉप नेताओं को असैसिनेट किया जाए। इस मीटिंग में शिरकत करने के लिए ईरान ने बकायदा सुरक्षा की गारंटीज ली थी वॉशिंगटन डीसी से, थ्रू कतर एंड थ्रू पाकिस्तान। और आपको ये भी याद होगा कि एक पाकिस्तानी फाइटर जेट का पूरा फ्लीट उसने एस्कॉर्ट किया था इस पूरे क्षेत्र के एयर स्पेस में, जब तक कि इनकी वापसी नहीं हो गई थी 70 मेंबर के ईरानियन डेलीगेशन को। तो वो जो रिटर्न फ्लाइट थी उसमें सिक्योरिटी क्राइसिस ट्रिगर हुआ। ईरानियन इंटेलिजेंस ने पाया कि 2 इजरायली फाइटर जेट्स ने उस एयर स्पेस का इराकी सीमा के पास में उसकी संप्रभुता का उल्लंघन किया है और एक इमरजेंसी लैंडिंग भी होनी पड़ी थी। हालांकि इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका को इस बात की जानकारी मिली थी और अमेरिका ने बकायदा ईरान को साउंड आउट किया। उन्होंने सक्रिय रूप से इसमें इंटरवीन किया। और आप सोचिए, क्योंकि इसके पहले भी ब्लॉग्स में हमने बातें कही हैं कि कैसे अमेरिका और इजराइल के बीच में अब खाई जो है वो बढ़ी है, दूरियां बढ़ी हैं। पब्लिक स्टेटमेंट्स और आउटबर्स्ट आपने जेडी वैंस के देखे हैं इजराइल के खिलाफ, नेतन्याहू के खिलाफ। और अमेरिका इतना डेस्परेट था कि ये सीज फायर हो, एमओयू हो, कि अमेरिकन इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स ने बकायदा ईरानियन ऑफिशियल्स को अलर्ट किया, मतलब रीजनल गवर्नमेंट्स के जरिए, कतर के जरिए, पाकिस्तान के जरिए, डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनके जरिए इन्होंने अलर्ट किया कि आपको खतरा है। तो ये जो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, ये ईरान की जो तमाम आशंकाएं हैं कि इस फ्यूनरल के दौरान भी इजराइल कोई ना कोई ऐसी जो है हरकत करने की कोशिश कर सकता है। इजराइल की तो तमाम कोशिश ही है कि कैसे इस पूरी बातचीत की प्रक्रिया को डिरेल कर दी जाए, युद्ध के साइकिल को जारी रखा जाए। उनसे तो हजम ही नहीं हो रहा है कि गोलीबारी और बमबारी जो है वो कुछ देर के लिए रुकी हुई है ईरान अमेरिका के बीच।
तो इसीलिए मुश्तबा खामनेई भी सार्वजनिक रूप से अपीयर नहीं होंगे। और ये रिपोर्ट्स भी अब न्यूयॉर्क टाइम्स की आई हैं कि कैसे इनके टॉप निगोशिएटर्स को असैसिनेट करने का पूरा एक खाका बन गया था। लेकिन अमेरिका को लगा कि अगर ये दो चले गए तो अब हमारे पास बातचीत करने के लिए कौन रह जाएगा। ऑलरेडी हमने इनके इतने लोगों को मार गिराया है। अली लारिजानी उनके प्राइम नेगोशिएटर हुआ करते थे, उनकी भी जो है असैसिनेशन हो गई थी। और उसके बाद तो फिर कोई स्कोप ही नहीं बनता ना कि क्यों ईरानियंस आपसे बातचीत करेंगे। जब आपने उनकी टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट कर दिया, फिर तो सिर्फ आईआरजीसी रह जाती है। तो इसीलिए अमेरिका ने कहा कि नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता, हम इनको अलर्ट देते हैं। मेरा लौटते हैं हमारी उस टॉप स्टोरी की ओर जिसके बारे में आपको बताया, क्योंकि जर्मनी में इस वक्त बहुत आर्थिक चुनौतियां बनी हुई हैं और आर्थिक चुनौतियों की वजह से वहां पर जो नई सरकार है फ्रेडरिक मर्स की, जो चांसलर हैं, वो तमाम कोशिशें कर रहे हैं कि कैसे इसको पटरी पर वापस लौटाई जाए। उनकी जो ग्रोथ रेट थी 2025 में वो महज 0.25% थी। मतलब यूरोप का जो सबसे बड़ा इकोनॉमी है जर्मनी, आप सोचिए उसका ग्रोथ रेट पिछले साल वाज ओनली 0.25%। और उसके पहले 2 सालों तक जर्मनी की जो इकोनॉमी है वो रिसेशन में रही। अब इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जिनमें एक प्राइम फैक्टर ऑफ कोर्स पैंडेमिक का असर तो पूरी दुनिया पर ही पड़ा, जिसने टूरिज्म को डिरेल कर दिया। रूस यूक्रेन युद्ध, उसने यूरोप के अच्छी खासी इकोनॉमीज के जो हैं बैक्स ब्रेक कर दिए। जर्मनी को अपनी रक्षा स्पेंडिंग्स को बहुत बढ़ाना पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप तो लगातार उनको ताने कस ही रहे हैं कि भाई नेटो में तुम्हारी स्पेंडिंग्स नहीं है। तो जर्मनी ने अपनी निजी डिफेंस स्पेंडिंग्स को भी इंक्रीज किया है, हाइक किया है, और नेटो में अपनी स्पेंडिंग को भी उन्होंने बढ़ाना शुरू कर दिया है। तो इन सब के बीच में अब ये जो फैसले लिए गए हैं फ्रेडरिक मर्स की तरफ से, उसमें उन्होंने टैक्स कट्स की बातें कही हैं लोगों के लिए, खास करके जो मिडिल इनकम ग्रुप और पुअर ग्रुप है। पेंशन को उन्होंने ओवरहॉल किया है। साथ ही जर्मनी भी भारत की तरह बदनाम है अपनी नौकरशाही के लिए, बहुत हेवी ब्यूरोक्रेसी है वहां पर, उसको कट डाउन करने की बात की गई है। और एक 34 पॉइंट सुधार पैकेज उन्होंने अनवील किया है। तो उसमें उनकी कोशिश यही है कि जो लो मिडिल इनकम फैमिलीज हैं उनके लिए टैक्स कट्स हों, पेंशन सिस्टम को जो है थोड़ी सी मजबूती मिले, और उनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो आगे बढ़ सके। अब मैर्स इस वक्त एक कोalition सरकार को लीड कर रहे हैं। इस सरकार में सेंटर राइट पार्टियां भी हैं, सेंटर लेफ्ट पार्टियां भी हैं। और पिछले साल ही जो है ये सरकार बनी, वो चांसलर बने। जर्मनी में ऐसे भी जो है एक लंबे वक्त तक मर्कल ने रूल किया और जर्मन लोग एक वॉर फटीक से भी जूझ रहे हैं, क्योंकि युद्ध का एक इतना बड़ा बर्डन उनको उठाना पड़ रहा है जो यूक्रेन और रूस के बीच में चल रहा है। और दूसरा, कई सालों से, कई दशकों से जर्मनी में इमिग्रेशन एक बहुत बड़ा संवेदनशील मुद्दा बन चुका है। वहां की जो फार राइट पार्टियां हैं एएफडी जैसी, वो इमिग्रेशन को अपना मुख्य मुद्दा बनाती हैं चुनावों में, क्योंकि जर्मनी एक ऐसा यूरोपीय मुल्क है जिसने सबसे ज्यादा इमिग्रेंट्स को लिया है। वो आपके जितने भी युद्ध की अगर हम बात करें, बहुत सारे जो आपकी सीरिया हो, अफगानिस्तान हो, ओवर द इयर्स बहुत इमिग्रेंट्स को जर्मनी ने अपने मुल्क में एंट्री दी है, दाखिला दिया है, और ये लगातार लोगों के कॉन्वर्सेशन में एक मुद्दा बना हुआ रहता है। तो इसके बीच में जो मैर्स ने कहा है कि अगर आप बीमार होते हैं, एक दिन के लिए भी अगर आप होते हैं, आपको मेडिकल सर्टिफिकेट तो देना होगा, क्योंकि उनके हिसाब से जर्मनी में सिक लीव बहुत बढ़ चुके हैं। अभी जो एग्जिस्टिंग नियम थी कि आप 3 दिन तक सिक लीव ले सकते हैं बगैर सर्टिफिकेट के, अब उन्होंने कहा कि आपको पहले दिन ही जो है सर्टिफिकेट देनी होगी, नहीं तो बहुत कॉस्ट बढ़ रहा है स्टेट के लिए, इंप्लॉयज के लिए। इंश्योरेंस की बातों को उन्होंने इसमें दाखिल किया है। तो इस पर बहुत बवाल मच गया है और सोशल मीडिया पर बहुत रिएक्शंस आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि हाँ भाई, तुम इमिग्रेंट्स को लेते रहो, हमारी सिक लीव पर तुम हमले कर रहे हो। दूसरे ने कहा कि भाई आप ऐसा कर दो ना कि पहला दिन जो है
वो आपका एम्प्लॉयर उस कॉस्ट को बेयर करेगा जब सिक लीव है, और अगले 2 दिन जो है, अगले 3 दिन जो है, वो जो बंदा बीमार हुआ है, जो एम्प्लॉयी है, उसकी इंश्योरेंस उसका खर्च उठाएगी। कुछ लोग याद दिला रहे हैं कि भई स्पेन में तो 20 दिन तक सिक लीव लेने की इजाज़त है। तो जो लगभग-लगभग आपके 8.3 करोड़ पीपल हैं जर्मनी में, उनको लगता है कि ये बड़ी मुसीबत वाली जो है, एक सुधार के तौर पर घोषणा की गई है, और उसको लेकर लोगों के मन में काफ़ी नाराज़गी इस वक़्त देखने को मिल रही है। अब मेर्स का यही दावा है कि इससे सुधार होगा इकोनॉमी में। उम्मीद है कि अभी अगर 0.25% पिछले साल वाली ग्रोथ रेट थी, तो अब 0.5% की ओर जो है, वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन काफ़ी गुस्सा देखने को तो मिल रहा है लोगों के बीच में, और ये कहीं न कहीं दिखाता है कि यूरोप की इकोनॉमीज़ इस वक़्त जूझ रही हैं। इंटीग्रेटेड यूरो तो है, इंटीग्रेटेड सिस्टम तो है, लेकिन एक तरफ जहाँ अमेरिका ने उनको रूट जॉल्ट दिया है, डोनाल्ड ट्रंप ने रूट जॉल्ट दिया है, ट्रांसअटलांटिक सिक्योरिटी पार्टनरशिप पर मुसीबत आ गई है। दूसरी ओर रूस यूक्रेन युद्ध, वो बिल्कुल जारी है, वो तो खत्म नहीं हुआ है। इट्स अ प्रोलॉन्ग्ड वॉर एट द यूरोपियन डोरस्टेप्स। उसने उनके सप्लाई चेन्स को इफेक्ट कर दिया। उसने उनकी तेल की खरीदारी, गैस की कीमतों को इफेक्ट कर दिया। महंगी हो गई हैं सब चीजें, महंगाई की मार झेल रहे हैं, और ऊपर से आ गया ये ईरान युद्ध, हॉर्मुज स्ट्रेट क्राइसिस। इसने और जो है उनकी बैक्स को ब्रेक कर दिया है, कमर तोड़ दी है। इस तरह की महंगाई देखने को मिल रही है जर्मनी में। तो ये तमाम चीजों का ऐलान जरूर किया गया है। टैक्स ब्रेक्स को कहा गया 2028 तक पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लोगों की जो रिटायरमेंट एज है उसको बढ़ाने की ओर कदम लिए जा रहे हैं। तो पेंशन प्लान को उसी तरीके से रिस्ट्रक्चर किया जा रहा है। जो अभी 65 से 67 साल के बीच में पेंशन प्लान होता है, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितने सालों से काम कर रहे हैं, तो उसमें उनको लगता है कि ये जो रिटायरमेंट एज है लोगों के, वो थोड़ी-सी और बढ़ा दो, ताकि अगर ज़्यादा काम करेंगे तो वो एक्टिव भी रहेंगे और पेंशन का जो बोझ है वो कम रहेगा। लेकिन अब ये जो उन्होंने मेजर किया है, इस पर आपकी क्या राय है? आप भी बताइए। भारत में आप जब सिक लीव लेना चाहते हैं, आपके एम्प्लॉयर्स क्या कहते हैं आपसे? क्या आसानी से मिल जाती है सिक लीव? इसमें आप बेसिकली जो है, अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, हर कोई तो फ़ॉर्ज नहीं करवा सकता। मुझे पता है भारत में बहुत सर्टिफ़िकेट्स फ़ॉर्ज भी करवाए जाते हैं मेडिकल लीव के लिए। वहाँ ऐसा नहीं होता, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्क्रूटिनी होती है। तो वो इंसान जो डॉक्टर के पास पहले ही दिन जाएगा, काफ़ी दफ़ा होता है कि हम लोगों को अगर बहुत बुखार हो और पूरी जो है शरीर में दर्द है, वो कहते हैं ना बॉडी ब्रेकिंग एक, हमें लगता है कि 1 या 2 दिन कम से कम हम अपने आप से जो है टैबलेट्स लेने के लिए हम बदनाम हैं भारतीय, कि हम चलो पैरासिटामोल ले लेते हैं, डोलो ले लेते हैं, सो लेते हैं पूरे दिन, गरम सूप पी लेते हैं, चाय पी लेते हैं। कल तक अगर ठीक हो जाते हैं तो ठीक है, दफ्तर चले जाएँगे, नहीं तो कल या परसों में डॉक्टर के पास चले जाएँगे। डॉक्टर के पास जाना भी तो कोई मुफ्त की सेवा तो है नहीं, पैसे तो लगेंगे। तो ये सारी चीज़ों को लेकर जो है वहाँ पर अभी काफ़ी विवाद मचा हुआ है, और लोग बहुत क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं मेयर्स को कि आपसे तो भैया नहीं हो पाएगा, छोड़ो। तो आप भी तमाम अपने ख़्याल जो हैं ज़रूर शेयर कीजिए हमारे साथ। आपको क्या लगता है इन तमाम बड़ी अपडेट्स पर? कल फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।